आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 इतिहास का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ। कक्षा 11 इतिहास के पाठ अध्याय 5 में हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं पर चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और इसी पार्ट में, या पहला दूसरा कोई पार्ट नहीं है, हम इसी एक क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि किस तरह से रोम साम्राज्य का उदय हुआ, किस तरह से रोम में गणतंत्र शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदय हुआ। उसके बाद हमने रोम साम्राज्य के पतन के भी विषय में पढ़ा। परंतु इस चैप्टर में हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में पढ़ेंगे कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। रोम साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि रोम के हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि रोम साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसके बाद यूरोप में नए नए नगरों का जन्म हुआ। उसके बाद यूरोप में नए नए नगरों का जन्म हुआ और यह नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। कला और विद्या के केंद्र बन गए। इन नगरों में प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो यूरोप में रोम साम्राज्य के पतन के बाद, रोम साम्राज्य के पतन के बाद फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे प्रमुख नगरों का उदय हुआ। जैसे प्रमुख नगरों का उदय हुआ। जैसे प्रमुख नगरों का उदय हुआ और यही नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। ठीक है, कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे प्रमुख नगरों का उदय हुआ या जन्म हुआ और यही नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। कि जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना प्रारंभ किए और नगरों ने जन्म लेना प्रारंभ किया। तो जब नगरों का जन्म हुआ तो नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। अब कला और विद्या के केंद्र बन गए तो कलाकार और लेखक भी इस नगर में रहते होंगे। तो इन कलाकार और लेखकों के आश्रयदाता कौन थे? पहला प्रश्न है। हमने तो आपके समझने की दृष्टि से लिखा है, बाकी आज का पहला प्रश्न है कि जब इन नगरों में कला और विद्या, जब ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए तो इन नगरों में कलाकार और लेखकों का भी जन्म हुआ। कलाकार और लेखकों का भी जन्म हुआ, परंतु इन कलाकार और लेखकों के आश्रयदाता कौन थे? यह पहला प्रश्न है। इसे लिख लीजिए कि रोम साम्राज्य में, यूरोप में जब नगरों का जन्म हुआ तो ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए, जिसके फलस्वरूप कलाकार और लेखकों का जन्म हुआ। परंतु इन कलाकार और लेखकों के आश्रयदाता कौन थे? यही आपका प्रश्न है। तो लिखिए उत्तर में कि यूरोप में नगरों के
उदय के बाद ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। कला और विद्या के केंद्र बन गए। फलस्वरूप कलाकार और लेखकों का जन्म हुआ। लेखकों का जन्म हुआ जिसके आश्रयदाता अमीर और अभिजात वर्ग के लोग थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि यूरोप में जब नगरों का उदय हुआ तो नगरों के उदय के बाद ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। तो कला और विद्या जहां आ गई, ज्ञान जहां आ गया, वहां पे लेखक भी आएंगे, लेखकों का भी जन्म होगा। तो कला और विद्या के केंद्र बन गए जिसके फलस्वरूप कलाकार और लेखकों का भी जन्म हुआ। तो इन लेखकों और इन कलाकारों के आश्रयदाता कौन थे? तो इन लेखकों और कलाकारों के आश्रयदाता अमीर और अभिजात वर्ग के लोग थे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम आगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। चलिए, नगरों का जब उदय हुआ तो नगरों के उदय के बाद ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए जिसके फलस्वरूप कलाकार और लेखकों का जन्म हुआ। हाँ, और इन कलाकार और लेखकों के आश्रयदाता अभिजात और अमीर वर्ग के लोग थे। ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी में यूरोप में रेनेसां शब्द का प्रयोग हुआ। रेनेसां क्या है? आपके जहन में अब प्रश्न होगा कि रेनेसां क्या है? यूरोप के इतिहासकार या विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में के इतिहासकारों ने रेनेसां शब्द का प्रयोग किया। रेनेसां शब्द का प्रयोग किया जिसका पुरजोर समर्थन बर्कहार्ट ने किया था। बर्कहार्ट जो कि स्विट्जरलैंड के ब्रेसल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ब्रेसलेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने रेनेसां शब्द का पुरजोर समर्थन किया। तो रेनेसां क्या है? तो रेनेसां का अर्थ होता है पुनर्जन्म। रेनेसां का अर्थ पुनर्जन्म होता है। जन्म होता है। यूरोप के इतिहास में अगर देखा जाए तो इस शब्द का बहुत ही महत्व है। कारण है क्योंकि यूरोप 9वीं से 14वीं शताब्दी तक विभिन्न साम्राज्यों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था और टूटा हुआ था। लेकिन 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में एक नया यूरोप का जन्म हुआ जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। यूरोप के दृष्टि से हम इसे रेनेसां कहते हैं। ठीक है, रेनेसां शब्द का पुरजोर समर्थन किसने किया था? तो लिखिए कि इसका
अलग पॉइंट बना के लिख लीजिए। रेनेसां, रेनेसां का पुरजोर समर्थन स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहास का इसे ब्लू से लिखिए। बर्कहार्ट ने किया। ठीक है। रेनेसां शब्द का पुरजोर समर्थन स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार बर्कहार्ट ने किया। इसके आगे लिखिए कि बर्कहार्ट जर्मन के प्रसिद्ध इतिहासकार लियोयार्ड वान राके के शिष्य थे। रेनेसां शब्द का पुरजोर समर्थन स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार बर्कहार्ट ने किया। बर्कहार्ट जर्मन के प्रसिद्ध इतिहासकार लियोयार्ड वान राके के शिष्य थे। लियोयार्ड वान राके का मानना था कि इतिहास को लिखने के लिए इतिहास लेखन में सर्वप्रथम राज्यों या राष्ट्र के राजनीति को प्रमुखता देनी चाहिए। इतिहास के लेखन में सर्वप्रथम राज्यों या राष्ट्रों के राजनीति को प्रमुखता देनी चाहिए। बर्कहार्ट उनके इस कथन से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि इतिहास के लेखन में राजनीति के साथ साथ कला और साहित्य को भी प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि बिना कला और साहित्य के इतिहास लेखन पूर्ण नहीं है। तो इनके बयान की आलोचना करते हुए बर्कहार्ट ने बर्कहार्ट ने 1860 ईस्वी में इसी से लिखते हैं द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां
इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, अब यहां से कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है कि रेंसा का अर्थ, रेंसा का क्या अर्थ है? तो रेंसा का अर्थ है पुनर्जन्म। ठीक है, रेंसा का पुरजोर समर्थन किसने किया था? तो रेंसा का पुरजोर समर्थन स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार इतिहासकार बर्कहार्ट ने किया था। बर्कहार्ट ने किया था। बर्कहार्ट किसके शिष्य थे? तो बर्कहार्ट जर्मन के प्रसिद्ध इतिहासकार लियोयार्ड वान राके के शिष्य थे। बर्कहार्ट किसके शिष्य थे? तो बर्कहार्ट लियोयार्ड वान राके के शिष्य थे। बर्कहार्ट ने कब द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की? तो बर्कहार्ट ने 1860 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की। ठीक है, बर्कहार्ट की रेंसा के संदर्भ में लिखा गया पुस्तक कौन सा है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो बर्कहार्ट ने रेंसा के संदर्भ में, बर्कहार्ट का रेंसा के संदर्भ में लिखा हुआ पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो उसे पूछ लीजिएगा। आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, रोम साम्राज्य का पतन होने के बाद इटली में या यूरोप में हम कहें तो राजनैतिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। राजनैतिक शक्ति खत्म हो चुकी थी, राजनैतिक इच्छा अगर कहें खत्म हो चुकी थी। केवल उस समय पोप ही सार्वभौम शासक बना हुआ था। मतलब लोगों का नेतृत्व उस समय पोप ही कर रहा था। यह बड़ी विडंबना की बात थी, बड़े ही आश्चर्य की बात थी। ठीक है, चलिए हम उसी पे अब आगे कुछ चर्चा कर लेते हैं कि विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। तो यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का उदय कहाँ हुआ? हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। रोम साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो चुका था। कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। उस समय केवल पोप ही सार्वभौम शासक बना हुआ था। मतलब उस समय लोगों का नेतृत्व केवल पोप ही कर रहा था, जो कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब कोई धार्मिक गुरु राजनीतिक वेशभूषा में आ जाता है तो लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में भारत में भी आप ऐसा उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यूरोप में विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 11वीं शताब्दी में यूरोप में नए नए विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। 11वीं शताब्दी में यूरोप में नए नए विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। सर्वप्रथम यूरोप में कहाँ विश्वविद्यालय बना? प्रश्न कि यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ विश्वविद्यालय बना? तो इसका उत्तर लिखिए इटली। चलिए लिख देते हैं कि यूरोप में सर्वप्रथम
इटली में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ठीक है कि यूरोप में सर्वप्रथम कहां विश्वविद्यालय स्थापित हुए? तो यूरोप में सर्वप्रथम इटली में। ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न पूछा जाएगा तिलगुत्तरी में या बहुविकल्पी में कि यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुए? तो यूरोप में सर्वप्रथम इटली में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। और यह विश्वविद्यालय कौन थे? तो यह विश्वविद्यालय पादुआ और बोलोनिया थे। बोलोनिया थे जो विधि शास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि यूरोप में सर्वप्रथम इटली में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। और यह विश्वविद्यालय कौन थे? तो यह विश्वविद्यालय पादुआ और बोलोनिया थे, ये जो विधि शास्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कुछ कलाकारों की रचनाओं के विषय में। वे कलाकार कौन थे? उसके पहले हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि इतिहास में मानवतावादी लोगों के दृष्टिकोण। देखिए, यूरोप के अगर दृष्टि से देखा जाए, यूरोप के राजनीतिक और साम्राज्यिक केंद्रों की दृष्टि से देखा जाए तो मानवतावाद का जो परिभाषा निकल कर आता है, मानवतावाद का जो परिभाषा निकल कर आता है वह है अंधकार युग के बाद प्रकाश युग का जन्म लेना। चूंकि यूरोप 14वीं शताब्दी के पहले तक बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, अलग अलग साम्राज्यों में विभाजित हुआ था, और यूरोप में उस समय मानवतावाद कहीं न कहीं कमजोर हो रही थी। तो मानवतावाद के जो लोग थे, उनके मानवतावादियों का जो दृष्टिकोण था, उनका मानना था कि अंधकार युग के बाद प्रकाश युग का जन्म लेना। उनके कहने का मतलब था कि यूरोप 14वीं शताब्दी तक अंधकार में घिरा हुआ था। उसके बाद यूरोप में धीरे धीरे मानवतावाद का विकास हुआ और सही रूप में यूरोप को मानवतावाद ने ही स्थापित किया। यह यूरोप में मानवतावाद के राजनीतिक दृष्टिकोण थे, या कह सकते हैं उनके सामाजिक दृष्टिकोण थे, या उनके केवल दृष्टिकोण थे। मानवतावाद की यही परिभाषा है। और मानवतावाद सर्वप्रथम कहां पर फैले? तो मानवतावाद की सर्वप्रथम चर्चा कहां हुई? तो लिख लीजिए, मानवतावाद की सर्वप्रथम चर्चा इटली में हुई। कहां पर हुई? इटली में। ठीक है, चलिए, इतना पॉइंट क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कुछ कलाकार और उनकी रचनाओं के बारे में। कलाकारों के, यूरोप में कलाकारों की स्थिति क्या थी? हमने अभी पहले ही सर्वप्रथम वही चर्चा की है कि जो कलाकार, जब नगरों का जन्म हुआ तो नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए। तो नगर जब कला और विद्या के केंद्र बन गए, नगर कला और विद्या के जब केंद्र बन गए, तो नए नए कलाकारों और लेखकों का जन्म हुआ। और इन कलाकार और लेखकों के आश्रयदाता अमीर वर्ग और अभिजात वर्ग के लोग थे। ठीक है, तो अब हम उसी पर चर्चा करेंगे।
चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, हम उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, हालांकि उसको लिखना नहीं है, कि विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान था। तो देखिए, जब यूरोप में हमने अभी चर्चा किया कि पोप ही सार्वभौम शासक था, तो यूरोप के जो लोग थे वह इन्हीं पर निर्भर थे, यही इनका मार्गदर्शन करते थे, और इसके लिए उनका कोई भी लेखन प्रचार प्रसार नहीं था। जब अरबियों ने अरस्तु और प्लेटो के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे साहित्य का प्रसार हुआ। और एक यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्लेटो को अफलातून और अरस्तु को, आप लिख लीजिए अगर इसको लिखना चाहें, कि प्लेटो को अफलातून और अरस्तु को एरिस्टोटल किसने कहा था? एरिस्टोटल अरबियों ने कहा था। इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि प्लेटो को अफलातून और अरस्तु को एरिस्टोटल अरबियों ने कहा था। उसका कारण था कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद जब वहां पे राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र समाप्त हो चुके थे, तो पोप ही इनका सार्वभौम मार्गदर्शक भी था, शासक भी था। उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार ये लोग चलते थे। मठों, गिरजाघरों, मठों के विद्वान यूनानी रोमन कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। अरबियों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों को पढ़ा और उसका अनुवाद किया, ठीक है। तो प्लेटो को अफलातून और अरस्तु को एरिस्टोटल अरबियों ने कहा था। अगर ये प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम कलाकार, कि उस समय यूरोप में दो कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध थे और उनके नाम थे लियोनार्ड दा विंची और माइकल एंजेलो, ठीक है। अब इन्हीं दोनों के विषय में और इनके कुछ इनकी आपके पाठ्य पुस्तक में जो जिन कलाओं की चर्चा हुई है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रोम साम्राज्य के पतन के बाद जब इसमें कि रोम साम्राज्य का पतन होने के बाद जब यूरोप में नए नए नगरों का जन्म हुआ तो ये नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए, जिसके फलस्वरूप कलाकार और लेखकों का जन्म हुआ। और इन्हीं कलाकार और लेखकों को समर्थन किसने किया या इनके आश्रयदाता अमीर वर्ग के लोग और अभिजात वर्ग के लोग हैं। तो कलाकारों में ये कलाकार कौन थे?
तो एक माइकल एंजेलो थे, माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो की एक कला थी दी पाइटा। दी पाइटा क्या है, लिख लीजिए कि दी पाइटा क्या है। तो लिखिए यह एक चित्र है, यह एक चित्र है जिसे माइकल एंजेलो ने बनाया था। माइकल एंजेलो ने बनाया था। इसमें ईसा को मेरी का शरीर धारण करते हुए दिखाया गया है। ठीक है कि दी पाइटा क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दी पाइटा यह एक चित्र है जिसे माइकल एंजेलो ने बनाया था और इसमें ईसा को मेरी का शरीर धारण करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कला एक कथन है कि कला प्रकृति में, कि कला प्रकृति में रची बसी है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है, वही इसे प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो लिखिए यह कथन अल्बर्ट डयूरर का है। ठीक है, भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कला प्रकृति में रची बसी है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अल्बर्ट डयूरर का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद लियोनार्डो दा विंची के विषय में, उनकी कुछ चित्रकला के विषय में, उनके कुछ चित्रों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, यह एक, इनके विषय में लिख लीजिए कि यह एक चर्चित कलाकार थे।
यह एक चर्चित कलाकार थे जिनका जिनका मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्र, मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्र विश्व प्रसिद्ध है। मोनालिसा और द लास्ट सपर नामक चित्र किसने बनाए थे? तो लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्र को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ठीक। यूरोप के जो कलाकार थे वे मूर्तियों को हूबहू बनाने के लिए वे मूर्तियों को हूबहू बनाने का हूबहू बनाने के लिए उत्सुक थे और इन्हें वैज्ञानिकों से काफी सहायता मिली। इसमें से एक प्रोफेसर थे, हम उनके विषय में लिख लेते हैं। चलिए, आंडोयस वेसेलियस। ठीक है, आंडोयस ऑन्डियस वेसेलियस यह पादुआ यह कौन थे? आंडियस वेसेलियस कौन थे? तो यह पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम मनुष्य के शरीर का चीरफाड़ करते हुए शल्य क्रिया को प्रारंभ किया। ठीक है, आंड्रियस वेसेलियस यह पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करते हुए शल्य क्रिया को प्रारंभ किया। तो यूरोप में सर्वप्रथम किसने शल्य क्रिया को प्रारंभ किया? तो यूरोप में ऑन्डियस वेसेलियस ने। ठीक है, ऑन्डियस वेसेलियस कौन थे? तो यह पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, इतना या मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ करते हुए शल्य क्रिया को किसने प्रारंभ किया? तो ऑन्डियस वेसेलियस। इतना क्लियर है यहाँ तक?
अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न छूट रहा है या कोई भी डाउट हो तो उसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम मुद्रण यंत्र के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जिसे छापे खाने कहते हैं। देखिए, जब तक छापे खाने की खोज नहीं हुई थी, मतलब मुद्रण यंत्र की जब तक खोज नहीं हुई थी, तब तक जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वे सभी हस्तलिखित थे। वे सभी हस्तलिखित थे, जो पांडुलिपियों पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो जोहानेस जर्मन के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जोहानेस गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मुद्रण यंत्र की खोज की थी। ठीक है, चलिए अब हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं। जोहानेस गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम मुद्रण यंत्र की खोज की थी। कब की थी? तो लिखिए, कि जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम 1455 ईस्वी में मुद्रण यंत्र की खोज की थी। मुद्रण यंत्र की खोज की थी। मुद्रण यंत्र की खोज करने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी। ठीक है, कि जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम 1455 ईस्वी में मुद्रण यंत्र की खोज की थी और इन्होंने सर्वप्रथम बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी। अब यहां से अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुद्रण यंत्र की खोज किसने की थी, तो मुद्रण यंत्र की खोज जोहानेस गुटेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? जोहानेस गुटेनबर्ग ने की थी। कब की थी? 1455 ईस्वी में की थी। मुद्रण यंत्र की खोज करने के बाद उसमें सर्वप्रथम किसकी प्रतियां छापी गई थी? तो उसमें सर्वप्रथम बाइबल की कितनी प्रतियां छापी गई थी? 150। ठीक है, तो यहां से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न और इसी में लिख लीजिए कि कोपरनिकस ने ग्रहों का अध्ययन करने के बाद बताया था कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
कोपरनिकस ने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ग्रहों से संबंधित पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया था कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सर्वप्रथम किसने यह बताया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो उसका उत्तर होगा कोपरनिकस। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब कुछ अन्य प्रश्न है आपके, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, यहां से एक चीज है कि यूरोप में, जैसा कि पहले ही बताया गया है, पहले के भाग में, पहले के चैप्टरों में, कि यूरोप में पुरुषों का आधिपत्य था। पुरुषों का आधिपत्य था, पुरुषों को ही शिक्षा का अधिकार था और वे ही संपत्ति के अधिकारी थे। तो यूरोप में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो देखिए, यूरोप में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कारण था कि इन्हें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। इन्हें शिक्षा का भी अधिकार नहीं था और संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। और जब इनका विवाह होता था तो इनके पिता जो इनके साथ दहेज देते थे, या जो कुछ भी मुद्रा मनी कुछ भी देते थे, तो जो लड़के पक्ष वाले होते थे वे इन रुपयों का, इन पैसों का प्रयोग कारोबार में लगा देते थे, परंतु इनसे राय नहीं ली जाती थी। ये पूछने के भी अधिकारी नहीं थे। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यूरोप में महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। एक व्यक्ति थे कसांद्रा फेदेल। कसांद्रा फेदेल ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की बात कही थी। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि कसांद्रा फेदेल ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की बात कही थी। तो इसे आप लोग अपने से नोट कर लीजिए। ठीक है, हम भी नोट कर देते हैं कि महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी, या महिलाओं को मूल धारणा में लाने की बात किसने कही थी? तो उसका उत्तर होगा कसांद्रा फेदेल। चलिए, कसांद्रा फेदेल ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने की बात कही है। जोर देने की बात कही है। ठीक है, अब इसके आगे अगला प्रश्न है, दूरबीन की खोज किसने की थी? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। दूरबीन की खोज किसने की थी? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। टॉमस मोर ने यूटोपिया को कब प्रकाशित किया था? तो 1516 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ठीक है, कि टॉमस मोर ने यूटोपिया को 1516 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है,
यूटोपिया की रचना किसने की थी? टॉमस मोर ने की थी। यूटोपिया को कब प्रकाशित किया था टॉमस मोर ने? 1516 में। यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं और दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही साथ लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर ने नाइन्टी 5 थीसेज को कब प्रकाशित किया था? तो 1517 ईस्वी में प्रकाशित किया। ठीक है। 95 थीसेज किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की है। 95 थीसेज किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की है। और मार्टिन लूथर ने 95 थीसेज को कब प्रकाशित किया था? तो 1517 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो ठीक है, यहां तक जितने भी प्रश्नों पे हम चर्चा किए हैं आप उसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। एक प्रश्न और है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कब किया था? चलिए हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कब किया था? तो बाइबल का अनुवाद 1522 ईस्वी में किया था। ठीक है, यही आपका आखिरी प्रश्न था कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद कब किया था? तो 1522 ईस्वी में किया था। ठीक है, यहीं तक सफर था इस चैप्टर का और यही आखिरी प्रश्न है। तो एक ही वीडियो में बहुत ही सरल भाषाओं में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से हमने जितने भी तथ्य बताए होंगे सभी तथ्य समझ में आए होंगे, सभी तथ्य समझ में आए होंगे। कोई भी प्रश्न या कोई भी तथ्य आपको अधूरा नहीं लगा होगा। हमने सभी तथ्यों पर, सभी प्रश्नों पर बहुत बारीकी से चर्चा किया है, वह बहुत ही गहराई से। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न या कोई भी तथ्य छूट गया होगा तो उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम वहीं पर उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।